एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंजो फैन फिक्शन की सोलमेट्स लेके आए हूँ, जिसका हम चैप्टर शुरू करते हैं। अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि लिu चेंचाओ को लगता है कि फेंग तियानशु, जो कि पहली वाइफ है, क्वीन है, और सेकंड कंसोर्ट जो है फेंग शानले, उसके बीच में ज़्यादा दोस्ती नहीं है। अब हमारा सीन जो है वो शिफ्ट होता है 4 सीजन मैनर की तरफ। ज़ोउ ज़िशु दोबारा से सो जाता है वन केशिंग के शोल्डर। वन केशिंग ज़ोउ ज़िशु की पल्स को जो है देखता है। उसे कुछ ना कुछ अजीब लग रहा होता है ज़ोउ ज़िशु की पल्स को देख के, और ज़ोउ ज़िशु बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है येन एनर्जी से, क्योंकि गाइस वो अपनी सारी एनर्जी जो था वो वन केशिंग को पास ऑन कर रहा था ताकि वो इस वर्ल्ड में वापस आ सके। तो उसने सारी अपनी येन एनर्जी दी थी और उसकी बॉडी में येन एनर्जी सबसे ज़्यादा रह जाती है और येन एनर्जी जो है वो कम मात्रा में होती है। तो इसलिए उसकी बॉडी में थोड़े से चेंजेस आने लगते हैं। ये भाई जो है वो उसकी आंखें एकदम से ऊपर उठ जाती है और वो नोटिस करता है कि कुछ तो स्ट्रेंज है इसकी पर्ल्स के साथ। ये भाई इन्फॉर्म करता है वन केशिंग को कि ज़ोउ ज़िशु जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है और उसकी येन एनर्जी जो है बिल्कुल ही ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि शायद उसने तुम्हें इलाज किया था उसने तुम्हारा येन एनर्जी के साथ। अब उसकी बॉडी में येन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसके मूड स्विंग भी येन एनर्जी के कारण ही होते हैं, और उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कल्टीवेट करे, मेडिटेशन करे और सरपास करे अपनी येन एनर्जी को। अदरवाइज़ वो ज़ोउ ज़िशु की बॉडी को और कोर को कहीं ना कहीं हार्म कर सकती है। वन केशिंग ये सुनते ही उसे शॉक लगता है कि ये भाई ने ये क्या कह दिया, ज़ोउ ज़िशु की येन एनर्जी ख़त्म हो रही है और उसकी बॉडी में येन एनर्जी इतनी मात्रा में है, तभी शायद उसे सेक्सुअल प्लेजर की क्रेविंग होती है और वो बहुत बार ऐसे फूड खाना चाहता है जो उसकी एनर्जी को सरपास करे। इवन वो बाकी दिनों के मुकाबले बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता था। वन केशिंग ज़ोउ ज़िशु के फॉरहेड पे किस करता है और अश्योर करता है ये भाई को, मैं अपना बेस्ट करूँगा। ये भाई अगर इसके कोई भी रॉन्ग सिम्टम्स दिखेंगे तो मैं जल्द से जल्द उसे क्योर करने में हेल्प करूँगा, और इसके जो भी सिम्टम्स हैं, इसकी टेस्ट बिड जैसे नॉर्मल हो गई है और मतलब उसे खाने का स्वाद आने लगा है और हम सारे इससे बहुत प्यार करते हैं, इवन वन केशिंग भी। तो वो नहीं जानता था कि वो क्या करे, क्योंकि आजकल ना ही वो वाइन पीता था और वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रलाइज रहता था कि ये येन एनर्जी उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं मतलब बैलेंस बना के रहे। तभी वो सारे के सारे 4 सीज़न मैनर में पहुंचते हैं। वन केशिंग के आर्म में ज़ोउ ज़िशु होता है और वो 4 सीज़न मैनर में जाते हैं। ये भाई जो है उन्हें इन्फॉर्म करता है कि मैं चाहता हूँ कि ज़ोउ ज़िशु को सबके सामने मैं उनसे बात करूँ। चंगलिंग जो है वो दवू और जिन बे युआन को भी हॉल में बुलाता है और सारे के सारे चंगलिंग, दावू, जिन बाई युआन सारे हॉल में जाते हैं। ये भाई इन्फॉर्म करता है कि ज़ोउ ज़िशु में येन एनर्जी की कमी है और उसकी येन एनर्जी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि येन एनर्जी एग्जॉस्ट होने के बाद सिर्फ येन एनर्जी उसकी बॉडी में बची है। और वो दावू से पूछता है कि तुम इसकी बॉडी का चेकअप करो और बताओ कि क्या क्या चीज़ है जिससे हम इसे सबको बैलेंस कर सकते हैं। दावू जो है वो नोट करते हैं, क्योंकि दावू जो होते हैं वो मेडिकल फील्ड में महारत हासिल होती है, तो वो इस इशू से अवेयर होते हैं कि उसकी येन एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, बट वो जानते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। वो इन चीज़ों से अनअवेयर थे कि इसके कोज और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो वो ज़ोउ ज़िशु का एक चेकअप के लिए रेडी हो जाते हैं और देखते हैं अब चेकअप में क्या निकलेगा, क्या कोई गुड न्यूज़ होगी। गाइस, आपको क्या लगता है कि गुड न्यूज़ होगी? तो चलिए उसे देखते हैं। फिर ये भाई जो है इन्फॉर्म करते हैं जैसे ही, तो दावू उन्हें देखने के लिए तैयार होते हैं। दावू, जिन बायू ट्राई करते हैं उसकी एनर्जी को सरपास करने की। तभी ज़ोउ ज़िशु जो है उसे एक डाइट चार्ट बना के देते हैं जिसे उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा और स्ट्रिक्टली मार्शल आर्ट प्रैक्टिस उसे डे टाइम में करनी होगी। दावू जो है प्रिपेयर करते हैं कुछ मेडिसिन ताकि ज़ोउ ज़िशु जो है उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो सके। दावू एक्सपर्ट होते हैं मेडिकल टर्म्स में और मेडिसिन सूप में। दावू ज़ोउ ज़िशु को ये सब चार्ट बनाकर देते हैं जो कि उसे फॉलो करना था आगे चल के। ज़ोउ ज़िशु को प्रॉपर लाइवलीहुड फॉर्मेट को फॉलो करना था। तब वो इंस्ट्रक्ट करते हैं ज़ोउ ज़िशु को कि कंटिन्यूटी उसे डेली एक्टिविटी
करनी होगी यानी कि उन्हें रोमांस करना होगा डेली, और जो कि हेल्प करेगा उसकी यिन एनर्जी को बॉडी में कम होने में। और यिन एनर्जी जैसे ही वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कम कर लेगा, तब उसे बहुत सारे हर्बल सूप और ये सब पीने होंगे। इससे क्या होगा, यिन एनर्जी कम होगी, यिन एनर्जी उसकी बाकी एक्टिविटी से, मेडिटेशन वगैरह से बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, दोनों एनर्जी का बैलेंस हो जाएगा उसकी बॉडी के अंदर। वन कशिंग जो है वो, और ये भाई कल्टीवेट करते हैं, और बहुत घंटों तक वो मिलकर यन एनर्जी को सरपास करते हैं। तो उस इशू की बॉडी में वो सारे मिलके कल्टीवेट किया करते थे, प्रैक्टिस करते थे मार्शल आर्ट, और बहुत सारी चीज़ें और स्पेशल डाइट को फॉलो किया करते थे। अल्कोहल तो मान लो इस दौरान बिल्कुल ही मतलब मना हो चुकी थी कि ना ही कोई पिएगा और ना ही कोई ज़ोज़ इशू के सामने लाएगा। वो सारे बेचारे मिलके हर्बल टी पीते थे, वेजीज खाते थे और सूप पिया करते थे, जिससे उनकी इंटरनल पावर, गोल्डन कोर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। वो कल्टीवेट करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़ोज़ इशू की यन एनर्जी रिड्यूस हो और यन एनर्जी प्रोड्यूस हो, और जिससे उसकी बॉडी में इम्बैलेंस नहीं हो किसी चीज़ का, बाकी सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाए यन एनर्जी को लेके। ज़ोज़ इशू को मॉर्निंग सिकनेस इस दौरान होनी शुरू हो गई थी। वो उसे अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं होता था, कहीं ना कहीं वो बेचारा अचार वचार छुपा के खाया करता था, नींबू का अचार, आम का अचार। चंगलिंग जो है वो अपने फादर की डाइट का ख्याल रखता था। वो अब उनका अडॉप्टिव सन था, और ऑफिशियली उन्होंने चंगलिंग को अपना सन बता दिया था कि आज से ये हमारा बेटा है। ऑफिशियल हायर है वो 4 सीजन मैनर का। ज़ोज़ इशू को कहीं ना कहीं थोड़ी सी वॉमिट वाली फील आने लग जाती है, उसे थोड़ा सा कैजुअल फूड में से स्मेल आने लग जाती है, मतलब जैसे बीन्स, टी उसे पसंद नहीं आते। अब ज़ोज़ इशू को ना कहीं बॉदर होता है कि वो खुद से उसे फील आने लगती है कि वो कहीं ना कहीं बीमार है, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है शायद क्योंकि वो एग्जॉस्टेड है, कहीं ना कहीं वो एग्जॉस्ट हो चुका है। ऐसे ही करते करते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। ज़ोज़ इशू जो है उसे मॉर्निंग सिकनेस होती है, वो बहुत बार उल्टियाँ करता है। वन कशिंग जो है वो कंसर्न करता है कि उसकी हेल्थ को क्या हो गया। वो एक लेटर लिखता है ये बाई और दावू को, जो कि नन्हे सेक्ट, जो कि झांग चंगलिंग का ओरिजिनल सेक्ट था, उसके फादर का मतलब उसके जो लेट फादर थे उनका सेक्ट था, वहाँ पर विज़िट करने गए होते हैं, और वो जो है री एस्टैब्लिश करते हैं सारे सेक्ट्स को, और जितने भी उनके अंडर डिसिपल्स होते हैं, ये भाई शेंशन अंकल जो कि माउंट दागू के होते हैं, जो लास्ट भाई रह गए होते हैं इन सारे 6 मार्शल आर्ट कॉम्बैक्ट वालों के। तो वो जो शेंशन अंकल होते हैं वो टेक केयर कर रहे होते हैं हमारे प्यारे चंगलिंग के सेक्ट की। वन कशिंग जो है वो 4 सीजन मैनर को देखता है, हेल्प करता है जिंग बेयुआन की। सारे के सारे मिलके ज़ोज़ इशू को अच्छे से ट्रीट करते हैं और रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो कोई भी अपने रूम से बिल्कुल बाहर ना निकले, और ज़ोज़ इशू फिर भी कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेता है बेचारा। आम, अचार ये सब चुराना, और वो फ्रिक्वेंटली ना छुप छुपा के चीज़ें खाते रहता है। जिन बेयुआन जो है वो ज़ोज़ इशू की अच्छे से टेक केयर करते हैं। वो ज़ोज़ इशू को के मार्शल ब्रदर थे, और वो ज़ोज़ इशू जो है वो कहीं कभार वन कशिंग की बातें नहीं सुनता होता। वन कशिंग ने अपने डिसिपल्स को 6 कॉम्बैक्ट मार्शल आर्ट्स, कल्टीवेशन ये सब सिखाया था। जिन बेयुआन जो थे वो लॉर्ड 7 सेक्ट के सुपरवाइज़र थे, और उनका जो हेड डिसिपल था पिंग एन को उन्होंने इन्फॉर्म किया हुआ था कि वो सारी की सारी सेक्ट की डिटेल जिन बेयुआन को आकर दे। और वो जिन बेयुआन जो थे वो टाइम टू टाइम लॉर्ड 7 सेक्ट के बहुत छोटे छोटे मैटर को यहाँ पे ही ज्वाइन किया करते थे विद शेंशन के साथ, जो कि माउंट दागू से थे। गाओशियालाइन भी जो थी वो यूयिंग सेक्ट के सुपरविजन जो थे उसने अपने अंकल वांग यूंची और उसके कज़न वांग मेई के हाथों में उसने डोर यूयिंग सेक्ट की दे दी थी, जो कि उसके फादर गाओ जी का वो होता था, सेक्ट हुआ करता था। और वहाँ पे इस्टेब्लिश किया उन्होंने डिसिप्लिनरी मैनर, और डिसिपल्स को वहाँ पर स्ट्रिक्टली सुपरविजन में वो लोग तैयार करते थे, और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना गरीब, बड़े बच्चों, छोटे बच्चों को, सबको वो वहाँ पर रखा करते थे, और एक आर्मी छोटी सी बिल्ड किया करते थे, ताकि जब भी कोई लड़ाई हो तो वहाँ पर हर बच्चा, हर यूथ जो है पढ़ा लिखा हो और मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस जानता हो। शेन जो थे वो री इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं
झांग्स का नानहे सेक्ट यानी कि झांग चंगलिंग के सेक्ट को और रिक्रिएट करते हैं, स्पेशली वहाँ के रूम्स, कॉन्फ्रेंस चैम्बर। और फ्यूचर में झांग चंगलिंग और गाओ शियालियन जब शादी कर लेंगे तो उन्हें ऑफिशियल लीड लेनी होगी बहुत सारे सेक्ट्स की, स्पेशली फोर सीजन मैनर जो कि एक गुरु स्थान हुआ करता था, यानी कि एक तरह से जहाँ पर गुरु चीज़ों को सिखाते हैं, उसका अपना सेक्ट था नैन्हे सेक्ट। और गाओ शियालियन का भी हमारा जो यूयंग सेक्ट था वो भी उनके अंडर आने वाला था। वो सारे मिलकर ट्रेन करते हैं। शेंशन भी जो है वो चंगलिंग के फादर का जो एक मार्शल ब्रदर होता है वो भी उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। ऐसे करते करते वो सारे डिसिपल्स नानहेन सेक्ट को बिल्ड करते हैं दोबारा से, जो कि एक टाइम पे घोस्ट वैली ने तबाह कर दिया था। घोस्ट वैली के नाम पर वहाँ पर एक्चुअली आक्रमण जो किया करता था ना वो स्कॉर्पियन सेक्ट हुआ करता था। ऐसे ही एक और हफ्ता बीत जाता है। ये भाई और दावू चंगलिंग वापस आते हैं फोर सीजन मैनर में। वनकेशिंग इन्फॉर्म करता है ये भाई और दावू को कि आशु जो है वो पता नहीं सुबह सुबह उसे मॉर्निंग सिकनेस होती है और वो उल्टियाँ करता रहता है। वो बहुत कुछ बार बार खाना चाहता होता है लेकिन उसे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। दावू जो है वो फटाफट से भाग के ज़ोज़िशु की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि उसने कुछ खाया है नहीं। तभी वो देखते हैं कि ज़ोज़िशु जो कि कुछ खा रहा होता है और अपने पेट पे हाथ फिरा रहा होता है बहुत सारे मैंगो स्लाइसेस खाने के बाद और बहुत सारा प्लम फ्रूट खाने के बाद। ज़ोज़िशु का पेट एकदम फुल हो जाता है और वो अपनी उंगलियों को ऐसे चाट रहा होता है ना, उसे मतलब यम्मी लग रहा होता है। मैंगोस का वो पल्प अपनी उंगलियों पे लगा हुआ वो फिंगर को लिक कर रहा होता है। ये भाई फटाफट भाग के जाते हैं, दाऊ भी स्क्रीम जोर से चलाते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था तुम स्पाइसी फूड नहीं खा सकते, और यहाँ पर तुम सारे के सारे रॉ मैंगोज गटक गए कैसे। वनकशिंग भी जो है वो देख रहा होता है उनकी तरफ से गुस्से में कि ये मेरे हस्बैंड पे कैसे चिल्ला सकते हैं। तो वो कहता है आपको इस पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, आप उसे सॉफ्ट टोन में भी कह सकते हैं, वो बीमार है, वो डर जाएगा। दावू भी अनॉय होते हुए वनकशिंग से ज़ोज़िशु का रिस्ट पकड़ते हैं और फिगर आउट करते हैं कि उसके साथ क्या गलत हुआ है कि ये हमारी इतनी इंस्ट्रक्शन के बाद भी ये सारी चीज़ें खा रहा है। और वनकशिंग को गुस्सा हो रहा है, मेरे पति को कैसे तुम चिल्ला सकते हो। ज़ोज़िशु वो कहीं ना कहीं जैसे ही उसकी पल्स को पकड़ते हैं उसे अनदर पल्स मिलती है और वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो ज़ोज़िशु को कहते हैं कि तुम ना बेड पे लेट जाओ और ना सारे के सारे ये रूम छोड़ के बाहर जाओ। ये भाई भी एकदम से वनकशिंग पे चलाते हैं, तुम इसे अकेला क्यों छोड़ के गए, हाँ तुम्हें नहीं पता कि इसमें कितनी ज़्यादा येन एनर्जी की कमी है, वो येन एनर्जी की कमी है अगर कुछ हो जाए इसे तो क्या करोगे तुम, और तुम अपने हस्बैंड को इस तरह से कैसे छोड़ सकते हो, तुम इसे चूज़ करोगे अपने हस्बैंड को, और तुम डाउट कैसे कर सकते हो, हम भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम करते हो, और तुम इससे प्यार करते भी हो या नहीं इसका ख्याल तो तुम रख नहीं सकते। वनकशिंग को बहुत ही गुस्सा आता है इस ओल्ड मॉन्स्टर पे, उसका मन कर रहा था इसकी पूंछ में आग लगा दूं, बट ऑल्दो उसके पास पूंछ नहीं थी, लेकिन उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन दावो जो है वो वनकशिंग की तरफ स्माइल कर रहे होते हैं। वो एकदम से डोर खोलते हैं और कुछ टाइम बाद दावो जो है सबको अंदर रूम में भेजते हैं। ज़ोज़िशु के जो रोब होते हैं वो लूज़ होते हैं, वो उसके पेट पे अपर बॉडी को चेक करते हैं। ज़ोज़िशु के लूज़ रोब्स को वो नीचे करते हैं बेड पे और एकदम से ज़ोज़िशु अपनी पैर ऊपर करके लेट जाता है। दावो जो है उसे कहते हैं कि अपनी बॉडी दिखाने के लिए, अपनी पल्स दिखाने के लिए, और तुम्हें क्यों ऐसे डिज़ी फील हो रहा है, क्या कोई अनदर सिम्टम है। तो ज़ोज़िशु कहता है मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती है, मैं कुछ भी खा और पी नहीं पाता ठीक से, और बीन्स और टी तो मुझे बहुत ही गंदी लगती है, और मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा खाने की क्रेविंग होती है, पिकल्स, रॉ मैंगो और इमली, लेमन, और मुझे मौसम्बी खाने की भी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। दावो स्माइल करते हैं और कहते हैं आई गेस ज़ोज़िशु तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बहुत जल्दी फादर बनने वाले हो। ज़ोज़िशु का मुंह खुला रह जाता है और कहता है कैसे, मैं एक आदमी हूँ। दावो पोलाइटली कहते हैं आई नो तुम एक आदमी हो, पर जब तुमने अपनी येन एनर्जी खो दी तो तुम्हारे अंदर सिर्फ एक येन एनर्जी थी जिसने एक यूट्रस तुम्हारी बॉडी के अंदर बिल्ड करना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हें सेक्स की क्रेविंग होती थी, और
तुम जानते हो ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिसेंटफुल एनर्जी को यूज़ करती है और पावरफुल एनर्जी है इस पूरी दुनिया के अंदर। तो इसका सिम्टम्स जो है वो कई कबार विमेंस के अंदर इंटरनल चेंजेस के काम आता है और इंटरनल पावर के भी। तो जब तुम और वन कशिंग कंज्यूमेट करते हो अपनी कपल लाइफ को, तब ये तुम्हारे यूट्रस को वोम में कन्वर्ट कर देता है और ये तुम्हें वन कशिंग के बेबी को कंसीव करने में हेल्प करता है। अगर मैं सही हूँ तो तुम 1 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो, तुम्हें 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया ज़ोज़िशु। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ज़ोज़िशु तो शॉक्ड रह जाता है और वो अपनी टम्मी को ऐसे हाथ फेरने लगता है और मतलब उसे यकीन नहीं आता, वो एक अनदर लाइफ को अपनी बॉडी में रखे हुए था। वो एक और लाइफ अपनी बॉडी के अंदर शेयर कर रहा था जो कि और कोई नहीं, उसका अपना बच्चा था। तब वो गेट खोलता है और स्माइल करता है वन कशिंग पे। वन कशिंग एकदम झल्लो की तरह उसे देख रहा होता है, अरे ये स्माइल क्यों कर रहा है और क्या हो गया इसे। वो पूछता है दावो से कि क्या मैं उसे देख सकता हूँ। तो वो एकदम से बोल पड़ते हैं वो प्रेग्नेंट है तुम्हारे बच्चे के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम दोनों बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हो। उसकी वॉम में तुम्हारा बच्चा है वन कशिंग। ये भाई और वन कशिंग का तो मुंह खुला को खुला रह जाता है, अरे ये क्या कह दिया। ये भाई बोलते हैं नॉनसेंस, क्या मजाक है ये, ज़ोज़िशु आदमी है, वो वन कशिंग का चाइल्ड कैसे बेयर कर सकता है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि येनियन एनर्जी ने जब उसके यूट्रस पे ओवर पावर कर लिया था तो उसने उसे वॉर्म बना दिया था और ज़ोज़िशु इजीली वन कशिंग का अब बेबी कैरी कर सकता है। वन कशिंग तो खुशी के मारे दौड़ता हुआ अशु के पास में जाता है। उसकी आंखें कहीं ना कहीं वेट हो जाती हैं और मतलब नम गीली, और उसे बहुत ज़्यादा इमोशन जो है ना अपनी चेस्ट के अंदर फील हो रहे होते हैं कि उसकी बिलव्ड वाइफ आज उसका बच्चा कैरी करने वाली है। ज़ोज़िशु जो है अपने पेट को सहला रहा होता है, उसकी आंखें वन कशिंग से मिलती हैं, आंसू दोनों की आंखों से एकदम झलकने लगते हैं। वन कशिंग जो है हग कर लेता है और बोलता है आशु हम दोनों जल्दी ही फादर बनेंगे, आशु आई लव यू। वो दोनों हग को बहुत देर करते रहते हैं, वार्मथ फील करते हैं। तभी उनका वो दोनों अपने हग से एक दूसरे को पीछे की तरफ खींचते हैं और वन कशिंग उसके प्यारे से फ्लैट टमी पे सर्कल बनाता है अपने हाथों से और बोलता है मेरा बेबी ये तुम्हारा टेम्परेरी हाउस है, कोई बात नहीं, अपने पिता को ट्रबल मत करना। और तुम इसे मम्मा भी कह सकते हो, मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती है और डैडा भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हारी ईगरली वेट कर रहा हूँ मेरे बेबी, जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। डैडा तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और तुम्हारी मम्मा को भी। वन कशिंग किस करता है ज़ोज़िशु के फोरहेड पे। उसकी आंखों से मतलब आंसू थम ही नहीं रहे थे, इतना प्यारा और इतना अच्छा मोमेंट था ना। और ये भाई भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उन दोनों को, ब्लेस्ड करते हैं और वो ज़ोज़िशु से कहते हैं क्या तुम ठीक हो इस बेबी के साथ, क्या तुम ऑलराइट फील कर रहे हो। ज़ोज़िशु कहता है यस मैं ठीक हूँ। तभी दावो कहते हैं ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस वॉमिट, पर तुम दोनों को बहुत केयरफुल रहना होगा अपनी इंटीमेसी के टाइम। और आज के बाद भागना दौड़ना अल्कोहल पीना बिल्कुल मना है ज़ोज़िशु के लिए, और ये तुम्हारे बच्चे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल रहना होगा अपनी इंटीमेसी के टाइम और ज़्यादा नहीं करना कुछ भी। 1-2 बार इंटीमेसी चलती है, स्पेशली व्हेन कशिंग। तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, इसके पेट पे कभी भी दबाव नहीं आना चाहिए ताकि बेबी जो है अच्छे से रहे। वो दोनों ब्लश करने लगते हैं और उन्हें शाय फील होता है सबके सामने जब दावो उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। और मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ कोविड में जो है सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।